नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज लोकसभा की चुनाव की बड़ी बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। पहली खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से 14 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मोदी एक दिन पहले 13 मई को ही बनारस पहुंच जाएंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, वाराणसी में रोड शो करेंगे और इसके बाद 14 मई को पर्चा भरेंगे। दूसरी खबर यह कि राहुल गांधी ने इस बार अमेठी की सीट छोड़ दी है। राहुल अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। आज राहुल ने रायबरेली से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अमेठी से कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार के विश्वास पात्र किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगी, सिर्फ पार्टी के लिए कैंपेन करेंगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को मास्टर स्ट्रोक, सोची समझी रणनीति बता रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले के कारण राहुल को डरपोक बताया, उनका नाम रणछोड़ दास रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्हें पहले से पता था, उन्होंने पहले बता दिया था कि शहजादे वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए वायनाड में वोटिंग के बाद नई सीट की तलाश करेंगे। आज वही हुआ। अमित शाह ने कहा जब गांधी नेहरू परिवार अपनी खानदानी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा तो देश में कांग्रेस की क्या हालत होगी, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब प्रियंका गांधी कैंपेन कर रही हैं, यूपी कांग्रेस की इंचार्ज रह चुकी हैं, सोनिया गांधी के 4 इलेक्शंस में कैंपेन मैनेज कर चुकी हैं, रायबरेली में वो सोनिया गांधी की रिप्रेजेंटेटिव थी, तो फिर प्रियंका के बजाय राहुल को रायबरेली से चुनाव लड़ाने का फैसला क्यों हुआ? राहुल गांधी जब 3 चुनाव अमेठी से जीते तो क्या सिर्फ एक हार से राहुल की हिम्मत टूट गई? क्या राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी को टाटा कह दिया, बाय बाय कर दिया? कांग्रेस के इस फैसले का मतलब क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। हालांकि रायबरेली और अमेठी से जो तस्वीरें आई वो कुछ और कहानी कहती हैं। आज कांग्रेस के सारे बड़े नेता कैंपेन छोड़कर राहुल गांधी का नॉमिनेशन कराने रायबरेली पहुंचे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा रॉबर्ट वाड्रा भी रायबरेली में मौजूद थे। सुबह सुबह ये सारे नेता फुर्सतगंज एयर स्ट्रिप पर उतरे। यहां से पूरा परिवार रायबरेली में कांग्रेस के ऑफिस पहुंचा। कांग्रेस दफ्तर में पूजा पाठ हुआ। जिस समय राहुल गांधी पार्टी ऑफिस में पूजा कर रहे थे, बाहर उनके काफी समर्थक जमा थे। गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी पार्टी कार्यालय से नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट रवाना हुए। लेकिन भीड़भाड़ और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी अनमने से दिखे, डिसइंटरेस्टेड दिखाई दिए। राहुल का जुलूस जब कलेक्ट्रेट के पास पहुंचा तो सारे इंतजाम बिखर गए। नॉमिनेशन हॉल में जहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठे थे, वहां सबसे पहले सोनिया गांधी पहुंची। लेकिन जब उन्होंने देखा वहां पार्टी का तो कोई है ही नहीं, वो अकेली है, तो सोनिया गांधी वापस दरवाजे की तरफ लौटी। तब तक खड़गे आते हुए दिखाई दिए, फिर रॉबर्ट वाड्रा आए और इसके बाद राहुल गांधी पहुंचे और आखिर में प्रियंका गांधी। सारे नेता सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन तभी अचानक राहुल अपनी कुर्सी से उठे और सीधे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ बढ़े और नॉमिनेशन पेपर चुनाव अधिकारियों को थमा दिया। तस्वीर भी खिंचा ली। किसी को कुछ समझ नहीं आया। राहुल ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था। फिर उन्होंने इशारा किया तो सोनिया गांधी उनके करीब पहुंची। फोटोग्राफर्स के कहने पर राहुल ने दोबारा नॉमिनेशन पेपर्स हाथ में लिए और फिर रिटर्निंग अफसर को दिए। तब जाकर बाकी लोगों के साथ फोटो खींच पाई। इसके बाद राहुल ने जल्दी जल्दी सारी औपचारिकताएं पूरी की, तेजी से बाहर निकल गए। आमतौर पर राहुल जब भी मीडिया को देखते हैं, कैमरों के पास आ जाते हैं, रिपोर्टर्स उन्हें आवाज़ देते हैं तो वो आकर जवाब देते हैं। लेकिन आज लोग चिल्लाते रहे, सवाल पूछते रहे कि अमेठी के बजाय इस बार रायबरेली से क्यों, लेकिन राहुल ने जवाब देना तो दूर, रिपोर्टर्स की तरफ देखा भी नहीं। कैमरों को अपने सामने से हटाते हुए
माइक्स को दूर करते हुए राहुल गाड़ी में बैठे और निकल गए। राहुल ने आज कैंपेन भी नहीं किया, पार्टी वर्कर्स से भी नहीं मिले, रायबरेली से सीधे पुणे चले गए। हालांकि प्रियंका ने जरूर दावा किया कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के साथ क्या कहेंगे? मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के साथ क्या कहेंगे? इससे पहले अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवार केशरीलाल शर्मा के लिए रोड शो करते हुए प्रियंका ने कहा वो 6 मई को रायबरेली वापस आएंगी और उसके बाद से 20 मई को वोटिंग के दिन तक रायबरेली में राहुल के लिए प्रचार करेंगी। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगी जी कैसे। अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से सोनिया गांधी 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। उनसे पहले राहुल की दादी इंदिरा गांधी और उससे पहले दादा फिरोज गांधी भी रायबरेली से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के वर्कर्स चाहते थे कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ें। राहुल गांधी 2004 से 2014 तक अमेठी से सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी ने बुरी तरह हराया था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड को नजरअंदाज करके राहुल गांधी अमेठी से मैदान में नहीं उतरे और ना ही उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को मैदान में उतारा। कांग्रेस इसके पीछे तमाम तरह के तर्क दे रही है। जैसे कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि रायबरेली से चुनाव लड़ना राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस अमेठी में स्मृति बनाम राहुल का माहौल नहीं बनने देना चाहती थी। उन्होंने कहा कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से बड़े नेता हैं। हालांकि सच्चाई है कि कांग्रेस ने फैसला करने से पहले अमेठी और रायबरेली में कई सर्वे करवाए थे और सर्वे में यह आया कि अमेठी के मुकाबले रायबरेली कांग्रेस के लिए ज्यादा सेफ है। इसीलिए राहुल ने फाइनली रायबरेली की सीट को चुना और पर्चा भर दिया। लेकिन बीजेपी ने इसे इशू बना दिया। आज बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कमेंट किया। मोदी ने कहा शहजादे को डरना नहीं चाहिए था, मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं
और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने पहले कह दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा एक और सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनके लिए नॉर्थ इंडिया में एक सेफ सीट की तलाश की जा रही है, क्योंकि साउथ में कांग्रेस की हालत खराब है। मोदी ने यह बात एशिया नेट नाम के टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी। मैं आपको सुनवा देता हूं। अब आप देखिए वहां हाल क्या है। साउथ में कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। चूंकि मोदी ने बंगाल से राहुल गांधी पर हमला बोला था, इसलिए मोदी को ममता बनर्जी ने जवाब दिया। ममता ने कहा, राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, ये उनका अधिकार है, प्रधानमंत्री को इससे क्या दिक्कत। উনি আজকে বাংলায় মিটিং করে বলছেন রাহুল গান্ধী কেন আমেথিতে দাঁড়াতে গেল, রায়বেরেলিতে দাঁড়াতে গেল। বেশ করেছে, দাঁড়িয়েছে, তার অধিকার আছে, সে দাঁড়িয়েছে। তোমার কি বা তুমিও তো একসময় দুটো সিটে দাঁড়িয়েছো, তোমার পার্টির অনেক লোক দাঁড়িয়েছে। কাজ নেই, কর্ম নেই, একটা প্রধানমন্ত্রী কোনটা বলা উচিত আর কোনটা বলা উচিত না এটুকু সামান্য জ্ঞানটুকু নেই। ममता तो बोली, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं यह बताने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कैमरे के सामने नहीं आया। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को बड़ा इशू बना लिया है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर डरकर मैदान छोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। अमित शाह आज कर्नाटक में थे। कर्नाटक की एक सभा में अमित शाह ने कहा, सोनिया गांधी ने एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की है। इस बार लॉन्च पैड अमेठी के बजाय रायबरेली को बनाया गया है, लेकिन यह कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। राहुल रायबरेली से भी बुरी तरह हारेंगे। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका जिक्र अमित शाह ने किया। दिनेश प्रताप सिंह फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं। पिछले चुनाव में भी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में लड़े थे, सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे। आज दिनेश प्रताप सिंह ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा, 20 साल सांसद रहने के दौरान सोनिया गांधी कभी रायबरेली के लोगों से नहीं मिली, इसलिए अब अमेठी की तरह रायबरेली के लोगों का भरोसा भी कांग्रेस से उठ गया है। इस बार यहां से कांग्रेस की जीत का कोई चांस नहीं है। सबने सोनिया गांधी का रिजीव भी रायबरेली के लोगों ने बड़े करीब से देखा है। उनका जैसा रिजीम रहा है, किसी से ना मिलना, किसी से ना बात करना, किसी के सुख दुख में न खड़े होना,
जनता जिसको वोट देती है ये आशा करती है किसी न किसी रूप में सुख दुख में कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरा प्रतिनिधि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ हमारी मदद करेगा। रायबरेली ने ये दिन कभी नहीं देखा कि चुनकर जाने वाला सांसद कभी रायबरेली के सुख दुख से भी सरोकार रखा होगा, इसलिए रायबरेली की जनता कमल खिलाएगी। राहुल गांधी रायबरेली में तो कुछ नहीं बोले, पर्चा भरने के बाद चुपचाप चले गए। लेकिन शाम को पुणे की रैली में राहुल गांधी ने कहा, मीडिया बहुत खबरें चला रहा था कि वो अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो आज उन्होंने पर्चा भर दिया। अब चारों तरफ सन्नाटा है। राहुल ने एक बार फिर मोदी के द्वारिका में समुद्र के भीतर पूजा करने का मजाक उड़ाया। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। राहुल गांधी कुछ भी कहें, आज की रायबरेली की तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे राहुल बड़े अनमने मन से चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं। कांग्रेस के लोग तो कह रहे थे कि राहुल का अमेठी और रायबरेली दोनों में से किसी सीट पर लड़ने का मन नहीं था। पार्टी के लोगों को उन्हें परसुएट करना पड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने प्रेशर बनाया था। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने यह शर्त रखी थी कि राहुल और प्रियंका को अमेठी से लड़ना चाहिए क्योंकि इसका असर पूरे प्रदेश में होगा, नहीं लड़ेंगे तो नुकसान होगा। कल देर रात राहुल ने रायबरेली से लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के नेताओं के लिए इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से नहीं लड़वाया गया। पिछले 5 साल से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के ब्याह पर रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रही थी। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के बाद वही यहां की इंचार्ज थी और ऐसा इंप्रेशन मिल रहा था कि सोनिया प्रियंका को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने सक्सेसर के तौर पर ग्रूम कर रही है। कांग्रेस के नेता कहते हैं इन दोनों सीटों से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा यह परिवार का फैसला है और इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। परिवार के इसी फैसले का नतीजा यह हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। राजनीति में आने का उनका सपना टूट गया। पिछले कई महीने से रॉबर्ट वाड्रा अलग अलग तरीके से यह इंप्रेशन दे रहे थे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो तो ये भी कहते थे कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़े, लेकिन फैमिली ने फैसला किया। वाड्रा तो दूर, राहुल गांधी ने भी अमेठी छोड़कर रायबरेली को चुना। अमेठी से इस बार कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार के पुराने विश्वास पात्र किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। लुधियाना के रहने वाले किशोरी लाल 1983 में अमेठी आए थे। उस समय राजीव गांधी अमेठी से कांग्रेस के सांसद थे। उसके बाद से वो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर गांधी परिवार के मैनेजर रहे। हालांकि 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे तो इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने किशोरी लाल शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किशोरी लाल का बचाव किया था। क्योंकि आज अमेठी में भी नामांकन का आखिरी दिन था, इसलिए किशोरी लाल शर्मा ने अपना पर्चा भर दिया। किशोरी लाल शर्मा के नॉमिनेशन में न राहुल पहुंचे न सोनिया, सिर्फ प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका ने शर्मा जी के लिए रोड शो किया, लोगों से सपोर्ट मांगा और प्रियंका ने कहा कि इस बार किशोरी लाल शर्मा का चुनाव जनता को लड़ना होगा क्योंकि वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं।
अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। राहुल गांधी ने आज अमेठी की तरफ देखा भी नहीं और 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी अब परमानेंटली अमेठी में बस गई हैं। उन्होंने अमेठी में अपना घर बनवा लिया है, वहीं रहकर इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। आज जब यह तय हो गया कि राहुल अमेठी के बजाय रायबरेली से लड़ेंगे, तो स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह अमेठी को छोड़ा, उसी तरह वो रायबरेली छोड़कर भी चले जाएंगे। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी को कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि स्मृति ईरानी घबराई हुई है क्योंकि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें भारी बहुमत से जीतने वाली है। सोच समझ के फैसला हुआ, अच्छा फैसला हुआ है। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। राहुल चुनाव लड़ने रायबरेली से, कार्यकर्ता में उत्साह का संचार लड़ाई देख रहे हैं। दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से। राहुल गांधी भाग गए, वो कौन है दिखाने वाले? वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। कभी कभी तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि चुनाव के दौरान हमारे नेता जनता के साथ कैसे कैसे गेम खेलते हैं। क्या वोट देते समय वायनाड के लोगों को ये जानने का हक नहीं था कि राहुल गांधी किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे? वायनाड के लोगों से यह बात जानबूझकर छुपाई गई। जब तक वायनाड में पोलिंग नहीं हो गई, राहुल गांधी डिनाई करते रहे कि वो अमेठी या रायबरेली नहीं जाएंगे। कांग्रेस में हर कोई जानता था कि वायनाड की वोटिंग के बाद फैसला होगा, इसीलिए अमेठी और रायबरेली पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए गए। अब राहुल रायबरेली से लड़ेंगे। वायनाड के लोगों को वोट डालने से पहले इसकी जानकारी नहीं थी। इसी तरह हासन के लोगों के साथ भी धोखा हुआ। यहां सारे नेता कांग्रेस के हो या बीजेपी के जानते थे कि देवेगौड़ा के ग्रैंडसन ने क्या तमाशा किया है। सबने पेन ड्राइव में प्रज्वल के सेक्स वीडियोस देखे थे। बीजेपी का तो जेडीएस के साथ अलायंस था, चुप रहना मजबूरी हो सकती थी, पर कांग्रेस की तो कोई मजबूरी नहीं थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पुलिस उसके पास है, एविडेंस अवेलेबल था, लेकिन सब चुपचाप तमाशा देखते रहे क्योंकि सबको लगा अभी कुछ किया तो वोकलिंगा वोटों का नुकसान हो जाएगा। जरा सोचिए, सारे नेता समझते हैं कि वोकलिंगा समाज के लोग एक ऐसे नेता के खिलाफ
एक्शन लेने से नाराज हो जाएंगे, जिस पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू लूटने का इल्जाम लगा है। उसके घर के भेदी ने वीडियो अवेलेबल करवाए। अब ऐसे में वोटर करे तो क्या करे? पूरा सच जाने बिना हासन के लोगों ने प्रज्वल रेवन्ना को वोट दिया होगा। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले हर मतदाता को सच जानने का हक है, और वायनाड हो या हासन, वोटर से सच जानबूझकर छिपाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 चुनावी रैलियां हुई, 3 बंगाल में और 1 झारखंड में। बर्धमान, बोलपुर और कृष्णानगर की पब्लिक मीटिंग्स में मोदी ने ममता बनर्जी के राज में हुए घपले घोटालों का जिक्र किया। कटमनी, टोलाबाजी टैक्स पर बोले। केंद्र की योजनाओं का फायदा बंगाल के लोगों को न देने का इल्जाम लगाया, और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की बात की। और फिर मोदी ने कहा, सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए बंगाल में हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं को पर्व और त्योहार मनाने से रोका जाता है। मोदी ने कहा, नाम देकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। मोदी ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म करने वालों को ममता सरकार ने सिर्फ इसलिए बचाने की कोशिश की क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख था। मोदी ने कहा, अब तो विरोधी दल इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि चुनाव में वोट जिहाद की बात करने लगे हैं। ये ठीक नहीं है। अब एक नया बात लेकर के आए हैं वोट के भूखे लोग। अब 2 चरण में उनकी दुनिया डूब चुकी, तो खुलेआम एक नया खेल लेकर के आए हैं। और पढ़े लिखे कांग्रेस का खासम खास परिवार उसका प्रवक्ता है। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। इसके बाद बर्धमान की रैली में मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान की याद दिलाई। मोदी ने कहा, पहले तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार रामनवमी का जुलूस निकालने से रोकती थी, लेकिन अब उसके विधायक हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंकने की बात कह रहे हैं। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं
जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है क्या? क्या ये तुष्टीकरण मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता हुमायूं कबीर का जिक्र किया वो मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से एमएलए है। 2 दिन पहले हुमायूं कबीर ने कैंपेन के दौरान खुलेआम सैकड़ों लोगों के सामने कहा था कि 2 घंटे में सारे हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा सकते हैं और ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। असल में मुर्शिदाबाद ऐसी सीट है जहां मुसलमानों की आबादी 2/3 से ज्यादा है। इसी बात को हुमायूं कबीर ने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा, अगर वो 30% हैं तो हम भी 70% हैं। 2 घंटे में सबको काटकर भागीरथी में बहा सकते हैं। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। মানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। हालांकि जब बयान पर विवाद हुआ तो हुमायूं कबीर ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी और बीजेपी की सीटों के हिसाब से उन्होंने 70 और 30% की बात की थी। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का बयान उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए नदी में बहाने की बात कही थी। मतलब यही है, बीजेपी पार्टी भारत वर्ष का शासन करते हैं, वेस्ट बंगाल के अपोजिशन में है, उनका 70 आसपास विधायक भी है, लेकिन मुर्शिदाबाद तो 2 विधायक है, मेरा 20 विधायक है। मेरा पार्टी को चैलेंज करेगी तो मैं तो उनको पार्टी को चैलेंज करूंगी। इसी हिसाब से बोला, कोई हिंदू मुस्लिम लेकर नहीं बोला। वो समझने का अपना बुझने का कोई गलत हुआ, लेकिन मैं हिंदू के मारूंगा ये नहीं बोला। मैं परसेंटेज दिखे वो का जो संगठनिक जो कमजोरी है मुर्शिदाबाद में, मेरा जो शक्तिशाली है, मेरा पर हाथ उठाएगी तो मैं वो पलटा हाथ उठाएगी तो आपका हालत क्या होगी, आपको भागीरथी जल पानी में फेंक देगी, यही बोला। अब हुमायूं कबीर गोलमोल बात कर रहे हैं। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। वीडियो बिल्कुल साफ है। उन्होंने हिंदुओं का नाम लिया था और कहा था कि वो हिंदुओं को भागीरथी नदी के पानी में काट कर बहा देंगे। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया था। और हैरानी की बात यह कि तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर के विवादित बयान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मोदी ने हुमायूं कबीर के बयान का अपनी रैली में जिक्र किया तो पार्टी ने मोदी पर ही सवाल उठा दिए। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 5 साल में एक बार बंगाल आते हैं और हिंदू मुसलमान को लड़वाने की बात कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 साल या 5 साल अंतर में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और जो है विभाजन की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, और उनके भाषण में जो है एक नफरत की भाषा, एक लोगों के बीच जो है तोड़ने की भाषा और लोगों में जो है एक भय तैयार करने वाली भाषा है। तो इस पे हम लोग ये उन पे वो सोचते हैं कि इसको लेके बंगाल में इसको फैलाया जाए। हम लोग ठीक इसी के विरुद्ध लड़ते भी हैं और करते भी। हम लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। हालांकि आपने देखा कि हुमायूं कबीर के बयान पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक और इशू उठाया, परिवारवाद का।
परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी ने आज एक अलग तरह की बात की। नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर इल्जाम नहीं लगाया, अपनी बात की, इमोशनल अंदाज में की। मोदी ने कहा कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, जो कुछ है वो 140 करोड़ देशवासी हैं, देशवासी ही उनका परिवार है, देशवासी ही उनके वारिस हैं, उनको जो करना है देश के लिए करना है। आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या, न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, न ही मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। मेरा भारत मेरा परिवार। अगर मेरा कोई वारिस है तो ये मेरे देश के हर परिवार के बच्चे मेरे वारिस हैं। मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहूंगा। आप ही मेरे वारिस हैं, मेरा अपना कोई वारिस नहीं है। मुझे अपने किसी के लिए कुछ ना करना है ना कुछ छोड़ना है। मुझे जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की विरासत के लिए करना है। नरेंद्र मोदी आजकल जहां भी जाते हैं चुनावी रैलियों में बहुत सारे लोग उनकी तस्वीरें लेकर आते हैं। मोदी की नजर पड़ती है तो उनकी भेंट स्वीकार भी करते हैं, शुक्रिया भी कहते हैं। आज बर्धमान की रैली में एक अलग नजारा दिखा। एक साधु उनके लिए रुद्राक्ष की माला लेकर आए थे और जैसे ही मोदी की नजर उन पर पड़ी, मोदी ने भाषण के बीच में ही उनसे बात की, उन्हें प्रणाम किया और उनकी भेंट स्वीकार की। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए। हाँ, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से वहीं से ले लेंगे, आप वहीं रुकिए, वो ले लेंगे। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने साधु से रुद्राक्ष की माला को प्रसाद मानकर ग्रहण किया। अब एक दिन बाद यानी परसों रविवार को नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में मोदी का रोड शो होगा, सरयू की आरती में वो हिस्सा लेंगे और फिर एक हफ्ते बाद 13 मई को मोदी काशी जाएंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और 14 मई को वाराणसी से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज के चुनाव का एक और रंग पाकिस्तान की बात हुई। पाकिस्तान के नेताओं के बयानों का जिक्र हुआ। असल में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि भारत को रोका जाए। भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की हत्या करवा रहा है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में हमले करवा रही है। ये सारे आरोप पाकिस्तान ने लगाए। योगी आदित्यनाथ ने आज इसी बयान का जिक्र संभल की पब्लिक मीटिंग में किया। योगी ने कहा, एक वो वक्त था जब पाकिस्तानी दहशतगर्द हमारे यहां हमले करते थे और भारत दुनिया के देशों से पाकिस्तान को रोकने की बात कहता था। लेकिन आज पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो दुनिया में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हर जगह मौत आतंकवादियों का पीछा करेगी। योगी ने कहा, यह बदलाव नरेंद्र मोदी के कारण आया, उनकी नीतियों की वजह से आया। नया भारत आज पाकिस्तान में थर-थर कांपता है। कहता है कि उसके यहां जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे सब एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान भयभीत है, कहां छुपे अब? यह ताकत है, भारत की 140 करोड़ लोगों की ताकत है और इस ताकत के प्रतीक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज कहीं आतंकी घटना नहीं घटित हो सकती।
और नहीं तो कांग्रेस के समय में विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, और कांग्रेस के लोग कहते थे अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद आ गया। अबे सीमा पार से आ गया तो आपके पास भी तो बहुत कुछ है, भेजो वहां पे। हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, वह हिम्मत मोदी जी ने दिखाई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। आज पाकिस्तान भी दुम दबा करके चुप रहता है और भारत के लोग सुरक्षित हैं। योगी की बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने चिट्ठी लिखकर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि भारत पाकिस्तान में बैठे लोगों की टारगेट किलिंग्स करवा रहा है, इसे रोका जाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने खड़े होकर रोना रोया कि भारत उसके यहां छुपे आतंकवादियों को चुन चुनकर उनका सफाया कर रहा है। 2 days ago, Pakistan's foreign minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States. This new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity. मैं ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी अनजान लोगों द्वारा एक एक करके मारे जा रहे हैं उसके पीछे हमारी सरकार का हाथ है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर इंडियन इंटेलिजेंस ये कर रही है तो पाकिस्तान को रोने का अधिकार नहीं है। जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेन करके हथियार देकर हमारे मुल्क में भेजा, मासूम बेगुनाह लोगों को जान से मरवाया, तब पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स याद क्यों नहीं आए? जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया तो पाकिस्तान ने रोना क्यों नहीं रोया? नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले आपकी अदालत में साफ साफ कहा था, अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करने की हिमाकत करता है तो वो लव लेटर नहीं लिखेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। और मोदी ने यह करके दिखाया। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक इसके सबूत हैं। अब तो पूरी दुनिया मानती है कि भारत अपने दुश्मनों का पीछा जहन्नुम तक करता है। इसीलिए आज योगी ने कहा, मोदी जैसा कोई नहीं। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। जीतू पटवारी कल ग्वालियर में थे। यहां उनसे बीजेपी नेता इमरती देवी के एक ऑडियो के बारे में सवाल किया गया। इस सवाल के जवाब में जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर एक ऐसा कमेंट कर दिया जो बहुत आपत्तिजनक है। अब जीतू पटवारी के बयान पर इमरती देवी ने डबरा थाने में SC एक्ट में FIR दर्ज करा दी है। बीजेपी ने भी इसे इशू बना लिया है। इंदौर में बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के घर के बाहर चूड़ियां लेकर प्रोटेस्ट किया। जीतू पटवारी माफी मांगो। इंदौर की बीजेपी विधायक मधु वर्मा भी प्रोटेस्ट में शामिल थी। उन्होंने कहा कि पटवारी हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। जीतू पटवारी आज बैतूल में कैंपेन करने पहुंचे तो वहां भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां भी जमकर नारे लगाए। पटवारी के जिस बयान को लेकर यह सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, पहले आपको वो बयान सुनवा देता हूं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया। जीतू पटवारी के खिलाफ एक्शन की मांग की। मोहन यादव ने कहा, माता बहनों के बारे में अपमानजनक बेहूदी बातें कहना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। कांग्रेस की सोच ही खराब है। मोहन यादव ने कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी अब जीतू पटवारी के बयान पर खामोश क्यों है? बड़ा दुख होता है
कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे। दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूँ कि तुरंत उनका अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो दिखे कि हाँ ये माता बहनों का इज्जत करना जानते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, इनकी जो चरित्र है वो उसी तरह रहेंगे। मैं तो घोर निंदा करता हूँ उनके इस बयान की भी और उनके व्यवहार। मामला बढ़ा तो जीतू पटवारी 24 घंटे बाद सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि इमरती देवी उनकी बड़ी बहन की तरह हैं, मां जैसी हैं। वो इमरती देवी का सम्मान करते हैं और सिर्फ पत्रकारों के सवाल को टालने के लिए उन्होंने एक वाक्य बोल दिया। उनका इंटेंशन बुरा नहीं था। जीतू पटवारी ने कहा उनके बयान को गलत संदर्भ में देखा जा रहा है, फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफ़ी चाहता हूं। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है जीतू पटवारी का इंटेंशन खराब ना हो, उन्होंने क्षमा भी मांग ली है, लेकिन जो शब्द उन्होंने चुने थे वो गलत थे, आपत्तिजनक थे, एक महिला का अपमान थे। क्योंकि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं, इसलिए उन्हें बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं उन्हें अपने व्यवहार, आचरण और वाणी में संयम बरतना ही चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते उनकी हालत जीतू पटवारी जैसी होती है। 10 सेकंड के बयान के लिए 1 मिनट तक हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगनी पड़ती है, और इसका नुकसान पार्टी को होता है। आज हैदराबाद से एक हैरान करने वाली खबर आई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला के 8 साल पुराने सुसाइड केस में तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला दलित नहीं था, उसने शेड्यूल कास्ट का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था। पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भी क्लीन चिट दी है। कहा कि जांच में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिससे इस बात को साबित किया जा सके कि रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की बात सामने आई तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे। मैं आपको याद दिला दूं कि रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में सुसाइड किया था। तब यह बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए थे। सिकंदराबाद के उस समय के सांसद बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के मेंबर एन रामचंद्र राव, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव और तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर आरोप लगाए गए थे। 2016 में राहुल गांधी ने जस्टिस फॉर वेमुला कैंपेन को सपोर्ट किया था। राहुल गांधी 2 बार हैदराबाद गए थे। रोहित वेमुला के नाम से कानून बनाने की बात कही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला को बुलाया गया था। लेकिन अब जब रोहित वेमुला के केस में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, रोहित वेमुला के दलित होने पर सवाल उठाए हैं, यूनिवर्सिटी को क्लीन चिट दी है, तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आज इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया।
रोहित वेमुला का सुसाइड दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन बरसों की जांच के बाद अब पुलिस कह रही है कि इसमें कोई एक्टिव अबेटमेंट नहीं था, इसीलिए केस को बंद कर दिया गया। बात घूम फिरकर राहुल गांधी पर आती है। उन्होंने रोहित वेमुला को दलित बताकर इसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश की थी। अब तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि बीजेपी वालों ने या बीआरएस ने केस बंद करवा दिया। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह की बयानबाजी करने से पहले फैक्ट सामने आने का इंतजार करना चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में। आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने आपकी अदालत में हर उस सवाल का जवाब दिया जो राहुल गांधी कैंपेन के दौरान आजकल उठाते हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी कि वो दहशतगर्दों को पनाह देना बंद करे और कहा अगर चीन गड़बड़ करता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।